हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर द मॉक टेस्ट नंबर 23। हमने आपको रेगुलर हम ये बताते रहते हैं कि जो हमारा मॉक टेस्ट का सीरीज़ है वो खासतौर पर इंग्लिश के लिए, वो जो स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। सो आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर टेस्ट सीरीज को बना रहे होंगे और आज की हम टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। चलिए, यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है, अ स्मॉल मेटल कुकिंग पॉट, एक छोटा सा धातु का टुकड़ा है और बर्तन है, सॉरी, विद अ लॉन्ग हैंडल, जिसका कि एक बड़ा सा हैंडल है, टिपिकली हैविंग लेग्स, जिसके कि जो है ना पैर होते हैं, टांगे होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है केटली, ऑप्शन जो है वो है हमारा केटली। ठीक है, एक, अरे भाई ये साइज छोटा कर लेते हैं, एक केटली है, ओके, दूसरा स्किलेट है और तीसरा है बार्ड। ओके, केटली जो होती है उसके टांगे नहीं होती हैं, यहाँ पर क्या है, टांगों की बात हो रही है, तो दिस इज रॉन्ग। बार्ड जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है किसी गेट को बंद करना, किससे, कुंडी लगा के, दैट इज कॉल्ड बार्ड। ओके, सो एक ऐसा बर्तन जिसकी टांगे हो और जिसका हैंडल हो, दैट इज कॉल्ड स्किलेट, दैट इज कॉल्ड स्किलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a circle of flowers, especially one that you give to the family of somebody who has died, एक फूलों का गोल चक्कर जो हम किसी को कब देते हैं, जब किसी के फैमिली मेंबर्स को देते हैं जब किसी की डेथ हो जाए, दैट इज गोल्ड। देखिए ऑप्शन है हमारे पास गारालेंड, गारालेंड का मतलब होता है माला, लेकिन ऐसी माला जो शुभ अवसर के लिए पहनाई जाती है, जैसे कि भगवान को हम पहनाते हैं, दैट इज कॉल्ड गारालेंड। ओके, जब हम बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करते हैं और किसी को गिफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बुके, गुलदस्ता। तो मरे हुए को जब हम फूलों का एक सर्कल बना के गिफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीत। आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, रीत। ओके, मरे हुए व्यक्ति को फूल देना इज कॉल्ड रीत। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको रॉन्गली नहीं, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग छांटनी है। रॉन्गली की जगह प्लीज क्या लिख लीजिएगा, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो कौन सा है। देखिए प्रिवेलेंट स्पेलिंग जो है वो यही है, प्रिवेलेंट, ए बी सी डी। तो आप सी और डी को देखोगे तो ये दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी, PREVALENT, प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का मतलब होता है किसी बड़े लेवल पर चीजों का सामने आना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंट। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको छांटना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, यानी कि कौन सा वर्ड जो वो गलत लिखा गया। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जल्दी देखिए कौन सा होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है, नेग्लिजेंस बिल्कुल सही है, गारालैंड सही है, लेकिन ये वाला गारालैंड गलत है, GARALAND, ये सही होगा, डी आंसर इज करेक्ट, रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम्स बताने हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा गया, फेटल। फेटल, फेटल का मतलब क्या होता है, फेटल का मतलब होता है घातक, जो नुकसान पहुंचाए, घातक जो नुकसान पहुंचाए। ऑप्शन दे रखे हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब होता है जो नुकसान ना पहुंचाए, गलत है। फेलियर, किसी चीज की असफलता हो जाना, फेलियर, गलत है। मैलाइन, मैलाइन का मतलब होता है, मैलिग्नेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है वो चीज जो हमारे लिए खतरनाक हो, तो आंसर बी इज करेक्ट। सिनोनिम बताना है, जैसे कि ट्यूमर होता है, ट्यूमर जो होता है ना वो दो तरीके से होता है, एक तो मैलाइन ट्यूमर होता है, एक बेनाइन होता है। बेनाइन जो ट्यूमर होता है वो नुकसान ना पहुंचाए, वो उसको बोलते हैं बेनाइन। ठीक है, तो यहाँ पर सिनोनिम बताना है, तो फेटल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट, यानी कि मैलाइन जिसको हम कह सकते हैं, नुकसान पहुंचाए। बहुत अच्छा वर्ड दिया गया, कॉमन। कॉमन का सिनोनिम बताना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, साधारण। ठीक है, बिल्कुल। रेयर, रेयर का मतलब ही क्या होता है, दुर्लभ, जो बहुत ही कम देखने को मिले। रिफाइंड का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा। ओके, जिसको आप कह सकते हैं प्योर भी बोल सकते हैं। ओके, राइफ जो वर्ड होता है, राइफ का मतलब होता है कॉमन। ए आंसर इज करेक्ट।
राइफ का मतलब क्या होता है? कॉमन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम बताने हैं। एक वर्ड दिया गया स्टेल, ठीक है। स्टेल का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। स्टेल का मतलब होता है बासी। जैसे कि खाना नहीं होता, शाम को बना हुआ खाना सुबह तक रखा है, तो उसको वो जो खाना होता है उसको हम बोलते हैं स्टेल फूड, ठीक है। स्टेल फूड, द फूड इज स्टेल। सब्जी है फ्रिज में रखी थी, ओहो इट हैज़ बिकम स्टेल, ये तो बासी हो चुकी है। रोटियां हैं स्टेल हो गई हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब इसके हमें एंटोनिम बताने हैं। तो बासी का एंटोनिम तो क्या हो सकता है? फ्रेश, ताज़ा जो बने वो, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया पाल्टिट्यूडिनियस, ठीक है, रैंसिड और कॉर्नी। पाल्टिट्यूडिनियस का मतलब होता है पुराना, चीजों के लिए यूज होता है, घिसा पिटा, दैट इज कॉल्ड पाल्टिट्यूडिनस, ठीक है। रेंसिड का मतलब होता है बदबूदार, जिससे गंदी बदबू आती हो, ठीक है। कॉर्नी का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो सुनने में अजीब लगे, दैट इज कॉल्ड कॉर्नी, ठीक है। सो इसमें देखिए ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इससे मैच होता हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ओके, इसका अपोजिट वैसे बताएं तो हम हो सकता है फ्रेश, बड़ा कॉमन वर्ड है, अभी अभी फ्रेश खाना बना है, जल्दी बनाइए, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस बड़ा कॉमन वर्ड है। डेंस का मतलब होता है गहरा या घना। आमतौर पर जो हम डेंस वर्ड का यूज करते हैं वो डेंस वर्ड का यूज करते हैं हम हमारे बालों के लिए, बियर्ड के लिए, उसके बाल जो बड़े घने हैं, डेंस हेयर। फॉरेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कि घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट बोला जा सकता है। तो डेंस का मतलब होता है घना, सघन, जो ज़्यादा जो है ना गहरा हो, ठीक है। सूपी, सूप शब्द से बना है। सूप देखिए आप पीते होंगे तो वो भी बड़ा थिक होता है, ठीक है। एंटोनिम बताना है। मर्की, मर्की का मतलब भी क्या होता है? धुंधला, ठीक है, धुंधला। अच्छा, सूपी का मतलब गहरा, घना। हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। क्रीम्ड, क्रीम्ड का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, जब कोई भी चीज पूरी भरी हुई हो, दैट इज कॉल्ड क्रीम्ड, ओके। स्पार्स, स्पार्स का मतलब होता है बिखरा हुआ, अलग अलग, ठीक है। तो एंटोनिम हो गया ना, घना और बिखरा हुआ, अलग अलग। बी आंसर इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट, ओके, बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इडियम बताना है। क्या है? लॉक, स्टॉक एंड बैरल। ऑप्शन आर माइन्यूटली, माइन्यूटली का मतलब होता है बारीकी से, रेयरली मतलब बहुत ही कम, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आंसर भी है कंप्लीटली, पूरी तरह से। लॉक, स्टॉक एंड बैरल कहते हैं ना पूरी तरह से, जैसे कि रूम का सारा सामान समेट लो भाई। लॉक, स्टॉक एंड बैरल आई लेफ्ट दिस विलेज, लॉक, स्टॉक एंड बैरल आई लेफ्ट दिस सिटी, मैंने शहर को छोड़ दिया। लॉक, स्टॉक एंड बैरल, पूरी तरह से कुछ नहीं बचा है। लॉक, स्टॉक एंड बैरल बहुत कॉमन वर्ड है, यूज करो। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स इडियम है। आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ शॉर्ट्स। आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब तो होता है तबीयत खराब होना, यानी कि बीमार होना, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ शॉर्ट्स। आउट ऑफ फैशन का मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड पुराना हो जाना। आउट ऑफ डेंजर का मतलब होता है खतरे से बाहर, आंसर हो गया ए। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर होना, ए आंसर इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, इस एसी को थोड़ा सा कम कर दो। मेक अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दे रखा है उसका आपको करेक्ट फॉर्म बताना है, ठीक है। शो दीज विजिटर्स द फॉर्म, फॉर्म नहीं है ये, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज फॉर्म कीजिए। इन ये जो विजिटर्स आए हैं इनको खेत दिखाओ भाई, है। तो पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस क्या है? डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इट मीन सेंटेंस क्या है? इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव सेंटेंस का जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा है तो लेट का यूज कर दो। देखिए दीज नहीं है, शुड गलत है, लेट दीज विजिटर्स बिल्कुल सही है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी आंसर इज करेक्ट, ओके। मैं ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन पर नहीं लूंगा, आप सभी को पता है लेट से सेंटेंस शुरू होगा, तो लेट प्लस में सब्जेक्ट, ठीक है, बी प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म हो गया आपका पैसिव वॉइस। जैसे कि डू इट, बहुत सिंपल पैसिव वॉइस बनेगा, लेट इट बी डन, ऐसा होने दो, ये लीजिए हो गया क्वेश्चन आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई सो हिम डू हिज वर्क, मैंने देखा उसका काम करते हुए, ठीक है, अच्छा सेंटेंस है। आई सो हिम डू हिज वर्क, ओके, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए। आई सो जो वर्ड है उसके बाद इन जनरली हम जेरेंड का यूज भी कर देते हैं, ठीक है, ओके, और बेयर इन्फिनिटिव का यूज भी कर देते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, आई सो हिम डूइंग हिज वर्क, ये भी एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ओके। हमें पैसिव वॉइस बनाना है, सिंपल तरीका याद रखना है क्या, आई सॉ ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये जो हिज वर्क ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, हिज वर्क आ गया। ये जेरेंड के फॉर्म में होता है तो भी किसका यूज हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आंसर सी इज करेक्ट, आई सो हिज वर्क बीइंग डन बाय हिम, सी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नरेशन बनाना है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। द टीचर सैड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं, ठीक है। सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क में, क्यों करेंगे, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सैड टू को आस्क में चेंज कर देंगे, ये देखिए बिल्कुल सही है। टू का यूज नहीं होगा, डी आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। मी आ गया, बिल्कुल सही है। अगर नरेशन में इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम कोई WH से शुरू होने वाला वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हमने ये यूज किया है, तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, ओके। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में ही कंजक्शन हो जाता है, तो दैट वाला तो यूज नहीं होगा, ये हट गया। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आ गए, ये और ये, ठीक है। ये जो आर यू लेट यूज हुआ है, ये एक इंटरोगेटिव है, हमें इसको इंटरोगेटिव को किस में बदलना है, अफर्मेटिव में, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, तो क्या हो जाएगा, वाई, ये आई आ गया, ये वॉज आ गया, ये लेट आ गया, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एरर फाइंडिंग में भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, देखिएगा। द टीचर आस्क ए ऑप्शन, दिस इज बी, दिस वन इज सी, ऐसे पूछ लेगा। जैसे कि ये पूछ लिया इसने, देखिएगा, आस्क टू मी वाई आई वॉज लेट, तो आस्क के बाद टू नहीं आएगा। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, वाई वॉज आई लेट, ये भी गलत है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जैसे कल भी मैंने कुछ आपको क्वेश्चन कराए थे जो कि एरर्स के थे। ओके, नेक्स्ट देखो। द प्रीस्ट सेड टू मी, यू हैव कमिटेड अ सिन, पुजारी ने मुझसे कहा कि तुमने तो पाप कर दिया है, ठीक है। पुजारी ने मुझसे कहा तुमने तो पाप कर दिया है, ओके। द प्रीस्ट सेड टू मी, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, ठीक है। सारा टोल्ड के बाद मी आएगा, ये भी सही है। इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट आएगा, ये रहा दैट। इफ तो आएगा नहीं, दैट सही है। यू हैव कमिटेड ए सिन, तुमने पाप कर लिया है। यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। यू के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, आई, मी के अकॉर्डिंग, तो यू गलत है, आई बिल्कुल सही है, ये वैसे गलत हो गया। अब ये और ये दो बचे हैं, ठीक है। हैज़ हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे, ठीक है। द प्रीस्ट टोल्ड मी दैट आई हैड, ओके, कमिटेड अ सिन, कि मैंने एक पाप कर दिया है। सो आई हैड कमिटेड ए सिन, बिल्कुल ठीक है। प्रीस्ट टोल्ड मी दैट आई हैड कमिटेड ए सिन, अच्छा दोनों ऑप्शन हो गए, कोई बात नहीं, बी या डी दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्रिंटिंग में आ जाता है कई बार। डी आंसर इज करेक्ट, हम मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिल करना है। रौनक सजेस्टेड, रौनक ने सजेस्ट किया, गोइंग टू द रेस्टोरेंट, कि रेस्टोरेंट जाना है, ठीक है, फॉर लंच, लंच के लिए। एंड आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया, ठीक है। आई एग्रीड, यहाँ पर ऑप्शन है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ये किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे जब हम बोलते हैं ना कि आई हैव डन माई वर्क, ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया, ठीक है।
ये किसी काम के लिए होता है, किसी चीज़ के पूरा होने के लिए होता है। लेकिन जब आप किसी से एग्री होते हैं तो देयर वी यूज़, ठीक है, कैसे, एट वंस। एट वंस का मतलब यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, उसने मुझे सजेशन दिया एंड आई एग्रीड एट वंस, मैं एकाएक तैयार हो गया, ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एट लार्ज का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से, एट लार्ज। ओके, नेक्स्ट देखो। माई फ्रेंड स्ट्राइव्स डैश प्रमोशन। स्ट्राइव का मतलब होता है चाहना, किसी चीज की इच्छा रखना, और जब आप किसी चीज को चाहते हो तो स्ट्राइव के साथ एक प्रपोजिशन यूज होगी, और जिसमें हम यूज करेंगे किसका, फॉर का, फॉर प्रमोशन। सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो। ही डैश टू पास द एग्जामिनेशन। ही डैश टू पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जाम पास करने के लिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं देखो। हिट्स बुल्स आइज, इसका मतलब पता है क्या होता है, वो कहते हैं ना निशाने पर तीर मारना, निशाने पर तीर मारना, मतलब कि सही जगह पर निशाना लगाना, बुल की आंख में मारना एज इट इज, ठीक है, ये हो गया। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है खूब कोशिश करना, खूब कोशिश करना, ठीक है। हिट द बस्ट नहीं है ये, हिट द डस्ट है। हिट द डस्ट का मतलब होता है बकवास करना। बीट, बीट्स अबाउट द बुश, इस बीट्स नहीं, बीट करो इसको, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब भी होता है फालतू बात करना। तो ही डैश टू पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जाम पास करने के लिए फालतू बात करी, बिल्कुल नहीं। हिट द डस्ट किया, नहीं, क्या हो जाएगा, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है हमें ये, ठीक है। उसने एग्जाम पास करने की खूब कोशिश करी, आंसर बी इज करेक्ट। नो, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई भी पत्थर बिना घुमाए ना छोड़ना, इसका मतलब खूब कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो। द हंटर किल्ड डैश फॉर द डिनर, देखिए कितना अच्छा वर्ड दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है होमोनिम्स का। कंफ्यूजेबल वर्ड्स पर भी हम आपके लिए फोकस कर रहे हैं। देखिए फूल का मतलब होता है मूर्ख, तो हंटर ने एक मूर्ख को मारा, नहीं। इस फाउल का मतलब होता है, फूल का मतलब होता है गंदा, ठीक है, फूल माने गंदा, जैसे कि फूल स्मेल आती है ना, जैसे किसी कई बार नाले से आती है, रूम से आती है, शूज से आती है, पसीने की वजह से आ जाती है, दैट इज कॉल्ड फूल स्मेल, ठीक है। अच्छा, फाउल, फाउल का मतलब होता है पक्षी, ठीक है। तो हंटर क्या मारेगा, फूल थोड़े मारेगा, फाउल मारेगा। आंसर जो है सी इज करेक्ट। ओके, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको एरर बतानी है। आई वोंट बी हियर, मैं यहाँ नहीं हूँ, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। एज, क्योंकि, एज का मतलब यहाँ पर क्योंकि। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, टू ए कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। आई वोंट बी हियर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, नेक्स्ट वीक। सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, देखो वीक आ गया, ठीक है। आई वोंट बी हियर, ये सही है। नेक्स्ट वीक, देखो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, याद रखना। नेक्स्ट वीक चाहे लास्ट वीक, कोई भी वर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं, इनसे पहले कोई प्रपोजिशन यूज मत करो। इन द नेक्स्ट वीक मत बोलो, इन लास्ट वीक मत बोलो, ओनली बोलो नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक। आपको कहना है मम्मी मैं अगले हफ्ते घर आऊंगा, आई विल कम नेक्स्ट वीक। डोंट से प्लीज आई विल कम इन द नेक्स्ट वीक। आई केम लास्ट वीक, सही है, आई केम इन द लास्ट वीक गलत है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये ठीक है, वीक बिल्कुल सही है। एज आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू मुंबई, मुंबई क्यों जा रहा हूं, कॉन्फ्रेंस के लिए, यानी कि बात किसी पर्पज की हो रही है, तो टू की जगह किसका यूज हो जाएगा, फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, जैसे कि आई एम गोइंग फॉर मीटिंग यू, ठीक है, आई एम गोइंग फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, ये सही है। टू भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू बाय समथिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, टू प्लस वर्ब नहीं है, ओके। अगर ये हो सकता था, आई एम गोइंग टू मुंबई टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस, तो हो सकता था कॉन्फ्रेंस के लिए। अब ये नाउन है तो किसका यूज हो जाएगा, फॉर का यूज हो जाएगा। दिस मिल्क इज फॉर यू, दिस टी इज फॉर यू, दिस मेडिसिन इज फॉर यू, ऑलवेज यूज फॉर। कब, जब हमें बोलना हो के लिए, ओके। तो क्या हो जाएगा, टू की जगह फॉर, सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो। The protagonist along with the reader is also involved in
सॉल्विंग द केस। प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, उसके लिए प्रोटैगनिस्ट वर्ड यूज करते हैं। अलोंग विथ द रीडर, बिल्कुल ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर दे दिया है, अलोंग विथ से जोड़ा गया है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, बिल्कुल इज यूज हो रहा है, ठीक है। इज इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द केस, केस को सॉल्व करने में सारे लोग यानी कि प्रोटैगनिस्ट भी और उसके कौन है, रीडर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये एक पैसिव फॉर्म को लिए हुए है, दूसरा एक एडजेक्टिव फॉर्म को लिए हुए है। मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम इन्वॉल्व्ड, नॉट आई एम इन्वॉल्व। आप इस काम में इन्वॉल्व हैं, यू आर इन्वॉल्व्ड, शी इज इन्वॉल्व्ड, एडजेक्टिव फॉर्म का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व की जगह इन्वॉल्व्ड। जैसे कि वो नॉर्मली बोलते हैं ना, आई एम टायर्ड, द विंडो इज ब्रोकन, द विंडो इज ब्रोकन, आई एम टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ही इज इन्वॉल्व्ड। ओके, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रणवीर बरार इज अ ग्रेट कुक। रणवीर बरार आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, ठीक है। रणवीर बरार इज अ ग्रेट कुक, हैज हिज ओन ब्लॉग, ओके, ऑन यूट्यूब पर उसका अपना ब्लॉग है, एंड वॉज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूवर्स, और उसके 1 लाख व्यूवर्स जो है वो हैं रणवीर बरार के, ठीक है। देखिए, रणवीर बरार इज अ ग्रेट कुक, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। हैज प्रेजेंट टेंस है, हिज ओन ब्लॉग अपना ब्लॉग है ऑन यूट्यूब, एंड फॉलोड बाय 1 लाख व्यूवर्स, और उसके 1 लाख व्यूवर्स है जो उसको फॉलो करते हैं। बात प्रेजेंट की हो रही है, अरे वॉज क्यों यूज करेंगे भाई, किसका यूज करेंगे, इज का यूज, एंड इज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई फील कंपेरेटिवली बेटर टुडे, मुझे आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। आई फील बिल्कुल ठीक है, कंपेरेटिवली बिल्कुल सही है। कंपेरेटिवली के बाद बेटर नहीं आता है, कंपेरेटिवली जो वर्ड है ना उसके बाद हमेशा याद रखना पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, याद रहे। लेकिन बोलने में अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी कई बार फ्लो में ये बोल जाते हैं द एग्ज़ाम वॉज कंपेरेटिवली ईजियर, नहीं प्लीज़ मत बोलो द एग्ज़ाम वॉज कंपेरेटिवली ईजी, स्टूडेंट भी बोल देते हैं, कई बार ये बोला जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट से कंपेरेटिवली बेटर, से कंपेरेटिवली गुड। कंपेरेटिवली जो है ना आप इसको पॉजिटिव के साथ यूज़ करेंगे। एक और वर्ड है जो यूज़ करेंगे और वो होता है रिलेटिवली, ठीक है। इसके बाद भी हम किसका यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ओके। एक ये हमारा फ्लो होता है बोलने का, उसमें कोई भी बोल जाता है, ठीक है, ओके। जैसे कि द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ कंपेरेटिवली चीपर, ये बोलने में सुटेबल लगता है, तो कंपेरेटिवली चीपर मत बोलिए, कंपेरेटिवली चीप बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द 4 years टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर शोज, वो बताती है। पहली बात देखो, द 4 years जो है टाइगर सेंसस रिपोर्ट, रिपोर्ट सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। रिलीज की गई किसके द्वारा, बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी ठीक है। शोज वो ये बताती है, क्योंकि रिपोर्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्या है, नंबर्स ऑफ द कैट, जो नंबर है कैट की, हैव इंक्रीज्ड, वो बढ़ चुकी है, क्योंकि नंबर्स प्लूरल है, ये ठीक है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अक्रॉस ऑल लैंडस्केप्स, जितनी भी जगह है उस पर ऑल ओवर पे, ओके। सेंटेंस को देखना है, जो द 4 years टाइगर सेंसस रिपोर्ट, टाइगर की जो जनसंख्या की रिपोर्ट है वो कितने साल की है, 4 साल की है, ओके। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, देखिए जब भी हम 2 नाउन एक साथ लिखते हैं, ओके, मान लो कि ये नाउन मैंने लिखा है, एक ये लिखा है, तो जो पहले वाला नाउन है ना वो ऑटोमेटिकली दूसरे नाउन की विशेषता बताता है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाता है। तो जब भी ये नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज होता है ना, तो ये हमेशा याद रखना सिंगुलर फॉर्म में आएगा, प्लूरल में नहीं आएगा। जैसे कि देखो मैं एक बात लिखता हूँ, अ 5 रुपीज नोट, एक 5 का नोट। ये मेरा सेंटेंस अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना तो ये गलत बोल रहा हूँ। वो कैसे, देखिए नोट भी क्या है, नाउन है, ठीक है, सॉरी नाउन है, ओके। 5 रुपीज़ भी कहीं ना कहीं किसी अमाउंट को डिनोट कर रहा है, नाउन है। लेकिन यहाँ पर ये जो 5 रुपए हैं ये नोट की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। तो अब 5 रुपी नोट बोलिए आप,
अ 7-year-old चाइल्ड, या चलो ये लिख देते हैं 6-year-old चाइल्ड। ये देखिए 6 ईयर्स हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये चाइल्ड की विशेषता बता रहा है। 6 ईयर इज करेक्ट। 5 मेंबर्स टीम, 5 लोगों की टीम, 5 मेंबर, सॉरी। देखिए टीम की विशेषता बता रहा है तो मेंबर्स नहीं, किसका यूज हो जाएगा, मेंबर का। ओके, अब 5-स्टार होटल, 5 स्टार्स नहीं होता है, तो सेम यहां पर जो 5, देखिए द 4 इयर्स टाइगर सेंसस रिपोर्ट, ये सेंसस रिपोर्ट की विशेषता बताई जा रही है, तो 4 इयर्स की जगह क्या हो जाएगा, 4 ईयर। ठीक है भाई, याद रखना। ओके, ए आंसर हो गया हमारा। वाई द नंबर्स हैव गॉन अप, वाई द नंबर्स हैव गॉन अप, नंबर कैसे बढ़ गए भाई, नंबर्स हैव गॉन अप। अरे भाई बहुत ही आसान सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, वाई का यूज सेंटेंस के शुरू में हो रहा है, द नंबर्स जो सब्जेक्ट है, वर्ब उससे पहले आ जाएगी, वाई हैव द नंबर्स गॉन अप। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। आजकल एग्जाम में इन क्वेश्चंस का ट्रेंड है, जो आप बुक्स में सीधे सीधे सवाल रखते हो ना, जो ट्रिक बना के, वो काम नहीं आती है कई बार, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान देने की जरूरत है। बोलने में सूटेबल लग रहा है, आप फील करेंगे कि हाँ सर ये तो सही है, 2 बार बोल के देखता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट है। नहीं, वाई हैव द नंबर्स गॉन अप। नेक्स्ट देखो, डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन, ठीक है, एट 10 o'clock, क्या 10 बजे एग्जाम शुरू होता है। एन इंग्लिश थोड़े बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, डज द इंग्लिश एग्जामिनेशन, जो अंग्रेजी का एग्जाम है वो शुरू होता है। एन इंग्लिश तो कोई सेंस ही नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा, डज इंग्लिश एग्जामिनेशन स्टार्ट एट 10 o'clock। ओके, ये था हमारी तरफ से 25 क्वेश्चंस का एक सेट जो हमने आपको करवाया। हमें उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। ओके, बाय।